हेलो बच्चों, हम लोगों ने एनिमल किंगडम में जितने भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे उन सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को बारी बारी से समझ लिया था। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ना, उन सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं और आई होप कि आप लोग उसको देख भी रहे होंगे, आपने उसको देखा भी होगा और आपको ये पता चलेगा कि लगभग 14, 15, 16 कैरेक्टर्स जो थे उसको हम लोगों ने सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि इन सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को कॉम्युलेटिव फॉर्म में ना हर पर्टिकुलर फाइलम में ना उनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर प्रोड्यूस करना है ना, हमें उनके सामने रखना है। सो हमारे लिए पढ़ना जो है वो थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा ना। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम लोगों ने कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एक टाइम में देखे हैं ना। एक बार मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा दे रहा हूँ, उसके बाद हम एक एक करके फाइलम पर आने वाले हैं। देखो, सबसे पहले जो हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे थे वो क्या था, हैबिटेट का। ठीक है ना। दूसरा जो था वो क्या था, वो था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का था। तीसरा जो था वो क्या था, बॉडी प्लान का था ना। उसके बाद हमने क्या देखा था, जर्म लेयर देखे थे ना। उसके बाद हमने देखा था सिलोम। उसके बाद हमने देखा था सेगमेंटेशन ना। उसके बाद हमने देखा था सिमेट्री। ठीक है ना, आप जोड़ते जाइए कितने सारे हमने देखे थे। उसके बाद हमने देखे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम ना, सर्कुलेटरी सिस्टम। देन उसके बाद हमने देखा था क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके बाद हमने फिर देखा था क्या, नर्वस सिस्टम। उसके बाद हमने देखा था नोटोकॉर्ड। उसके बाद हमने देखा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे वो भी हमने यहाँ पर देखे हैं। उसके बाद हमने देखा था क्या, बॉडी टेम्परेचर। सो अलग अलग कंडीशंस में हमने अलग अलग तरीके के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो थे ओवरऑल में पढ़ लिए हैं। दूसरा कि देखो, जब आप एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो आपके पास एक बहुत सिंपल सा डिवीजन है कि आपने ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो पार्ट है उसको आप क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट फाइलम, और दूसरे को कहा जाता है क्या, वर्टिब्रेट फाइलम ना। इसके बाद बीच में भी एक कनेक्टिंग पॉइंट है ना, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन नॉर्मल कंडीशन जो है वो हमारा इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट फाइलम है। और इनवर्टिब्रेट फाइलम में कुछ जो स्पेसिफिक फाइलम्स हैं उनके नेम आपको पता है। ठीक है ना। आप स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पॉरीफेरा, उसके बाद सिलिंड्रेटा, उसके बाद प्लैटीहेलमिन्थिस, निमेटोड या स्कैलमिन्स। ठीक है ना। बीच में आप टीनोफोरन्स को भी डाल सकते हैं। उसके बाद फिर आप आगे आते हैं तो एनिलिड्स। उसके बाद आप बात करते हैं अर्थ्रोपोड्स, अर्थ्रोपोड से मोलस्का, मोलस्का से इकाइनोडर्म्स। इतने सारे फाइलम्स की स्टडी हम एक बंच में करेंगे, एक साथ करेंगे। उसके बाद फिर जब इनवर्टिब्रेट फाइलम हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम वर्टिब्रेट फाइलम में जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम हेमिकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट ना, इन सारी चीजों के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे ना। चलो हम लोग एक एक करके और बहुत सिलसिलेवार तरीके से ना, बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये वाली बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद आपको चीजें जो हैं वो आसानी के साथ समझ में आएंगी ना। देखो, हमारे पास हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं सबसे पहली बात पॉरीफेरा की। ठीक है ना। और याद रखें, देखिए, जब आप पॉरीफेरा की बात करते हैं ना तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि पॉरीफेरा का जो टर्म है इसमें दो पार्ट है। ठीक है ना। एक जो है वो क्या है, पॉरी है, और दूसरा जो है वो क्या है, फेरंस है। ठीक है ना। पॉरी का मतलब होता है यहां पर पोर बियरिंग। पॉरी का मतलब होता है पोर, और यहां पर क्या हो गया, बियरिंग। ये बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कैसे होते हैं, पोर बियरिंग, यानी इनके बॉडी पर तमाम तरीके के छोटे छोटे से, मान लो कि ये इनकी बॉडी है तो इसमें छोटे छोटे से बड़े बड़े से पोर्स अवेलेबल होते हैं ना। इस तरीके के पोर बियरिंग एनिमल्स की बात आप कर रहे हैं, नॉर्मल पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं ना। अब हम बात करते हैं एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की। आप मैच करते जाना, जो हमने पुराने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े थे उनके बेसिस पर ही हम यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को मेंशन करने जा रहे हैं ना। देखो, सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमारा है, ठीक है ना, वो ये कि बॉडी जो होती है ऑर्गेनिजम्स की, इट इज कंसिस्टेड ऑफ पोर्स। बॉडी के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स होते हैं। और ये जो पोर्स होते हैं ये दो तरीके के हैं। ठीक है ना। एक पोर जो होता है वो क्या है, स्मॉलर पोर है, स्मॉल साइज्ड पोर है, और दूसरा जो है वो क्या है, लार्ज साइज्ड पोर है। ठीक है। अगर आप स्मॉल साइज्ड पोर की बात करते हैं तो स्मॉल साइज्ड पोर जो है उनको आप कहते हैं ओस्टिया। ठीक है ना। और इनकी संख्या ज्यादा होती है, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं न्यूमरस। न्यूमरस पोर्स आर फाउंड।
जबकि यहां पर ये जो पोर होते हैं इसको आप क्या कहते हैं, ऑस्कुलम कहते हैं, जो बेसिकली क्या होते हैं, सेंट्रली प्लेस्ड पोर होते हैं। ठीक है ना। सो बॉडी जो होती है वो दो तरीके के पोर से बनी हुई है, एक जो है वो ओस्टिया है, दूसरा जो है वो क्या है, ऑस्कुलम है। दूसरी बात, चूंकि हम बात कर रहे थे शुरुआत में किसकी, हैबिटेट की, सो आप हैबिटेट की पहले बात कर लीजिए। देखो यहां पर ये जो होते हैं वो क्या है, ये ऑलमोस्ट मेराइन हैबिटेट को शो करते हैं, ध्यान देना, ये ऑलमोस्ट मेराइन है, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन को याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, इसको कहा जाता है स्पॉन्जिला। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं फ्रेश वाटर स्पंज, फ्रेश वाटर स्पंज होते हैं ये। सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, हैबिटेट में ये जनरली मेराइन नेचर के हैं एक्सेप्ट स्पॉन्जिला, ठीक है ना, जिसको आप क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं ना, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट, और जब आप नेक्स्ट बात कर रहे हैं तो आपके पास फिर बात आती है किसकी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है ना, और जैसे ही आप बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में ये पाए जाते हैं ना। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकम सेलुलर लेवल। उसके बाद बात आती है किसकी, बॉडी प्लान की। सो याद रखें, बॉडी प्लान जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं भाई, वो भी जो होते हैं वो सेलुलर ग्रेड बॉडी प्लान होते हैं। सो सेलुलर बॉडी प्लान इज फाउंड, ठीक है ना। सो देखो बॉडी प्लान भी जो है वो हमने यहाँ पर निपटाया। उसके बाद बात आती है क्या, उसके बाद बात आती है इनकी सिमेट्री की। सो याद रखेंगे ये कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल इन नेचर होते हैं, एसिमेट्रिकल इन नेचर होते हैं। तो देखो सिमेट्री की भी बात हमने कर ली। उसके बाद बात आती है इनके लिए सीलोम की। सो याद रखेंगे सीलोम जो होते हैं इनकी कहानी क्या है, तो ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है किसकी, जर्म लेयर की, ठीक है। और अगर आप जर्म लेयर की बात करेंगे तो ये कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो देखो यही वाली बात मैं आपको समझा रहा था कि हमें पता है कि एसिलोमेट का मतलब क्या होता है, हमें पता है कि डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, हमें पता है कि सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो हमारे लिए ये वाला जो टॉपिक है वो हमारे लिए बहुत आसान है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को एक जगह पर आपके लिए पहले रख दिया था। अब देखो आपसे कोई पूछेगा कि पॉरीफेरल, तो पॉरीफेरा पोर बियरिंग एनिमल होते हैं। दूसरा, यहाँ पर दो तरीके के पोर अवेलेबल है, बिल्कुल आप सिलसिलेवार तरीके से चलिए और यही आपके याद करने का मोड भी होगा और आपको मजा भी आएगा। सो यहाँ पर दो तरीके के पोर हैं, लार्ज नंबर में स्मॉल पोर्स जिसको स्टिया कहते हैं, स्मॉल पोर्स बड़े पोर्स जो होते हैं सेंट्रली प्लेस्ड जिसको आप ऑस्कुलम कहते हैं। उसके बाद हमने देखा हैबिटेट, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेराइन होते हैं, एक्सेप्शनल कंडीशन है स्पॉन्जिला जिसको आप फ्रेश वाटर फॉर्म कहते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, सेलुलर ग्रेड, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी प्लान की बात आती है, बॉडी प्लान की बात आती है, सेलुलर ग्रेड बॉडी प्लान की बात आती है, सिमेट्री की बात आती है, एसिमेट्रिकल कंडीशन होती है ना, बॉडी को एसिमेट्रिकल माना जाता है और बॉडी के किसी भी फॉर्म को हम बराबर से नहीं काट सकते। सिलोम की बात करते हैं, एसिलोमेट होते हैं, कोई सिलोम नहीं है ना। उसके बाद बात आती है जर्म लेयर की, कैसे होते हैं ये, डिप्लोप्लास्टिक ना। उसके बाद देखो बॉडी सरफेस जो है, ध्यान देना, यहां पर एक नई बात आपको सिखा रहा हूं। बॉडी सरफेस जो होते हैं, ठीक है ना, इसमें दो पार्ट्स हैं, एक जो है वो इसका आउटर पार्ट है, दूसरा जो है इसका क्या है, इनर पार्ट है ना। बॉडी के पास दो लेयर्स प्रेजेंट हैं, एक जो है वो आउटर लेयर है, ठीक है ना, जिसको आप डर्मल लेयर कहते हो, और इनर लेयर जो है इसको आप क्या कहते हो, गैस्ट्रल लेयर कहते हो। इसका एक और नाम है, डर्मल लेयर को कहा जाता है क्या, डर्मल लेयर को कहा जाता है पिनेकोडर्म। ये नई बात है, ये आपके लिए अलग से बात जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो इनर लेयर होते हैं जिसको आप गैस्ट्रल लेयर कहते हो, इसका एक और नाम है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कोएनोडर्म, ठीक है। पिनेकोडर्म जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइप के सेल को कंसिस्ट करते हैं, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक टाइप के सेल से बने हैं जिसको कहा जाता है पिनेकोसाइट सेल,
ठीक है। और कोइनोडर्म जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? कॉलर सेल से, या इसी को कहा जाता है कोइनोसाइट सेल। सो दो अलग अलग तरीके के सेल से ये बने हुए होते हैं ना। तो ये वाली बात जो है ये आपके लिए बहुत पिक्यूलियर है पोरिफेरा के लिए केवल ना। सो यहाँ पर बॉडी की जो कंडीशन होती है, बॉडी की जो सरफेस होती है, उसके पास दो लेयर प्रेजेंट होते हैं। एक को कहा जाता है, जैसे देखो ये आपकी बॉडी की दो लेयर है, ठीक है ना। इसी को आपने क्या कहा है? डर्मल लेयर कहा है। इसी को आपने क्या कहा है? डर्मल लेयर कहा है। और इसको आपने क्या कहा है? इसको आपने गैस्ट्रल लेयर कहा है, ठीक है ना। डर्मल लेयर को ही आपने क्या कहा है? पिनाकोडर्म कहा है। और इसकी को आपने क्या कहा है? कोइनोडर्म कहा है, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या है? एक स्पेस है। इन दोनों के बीच में क्या है? एक स्पेस है। और ये जो स्पेस है, इस स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है? इस स्पेस में एक लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट है, एक फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मीजोग्लिया कहते हैं, ठीक है ना। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मीजोग्लिया। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। उसके बाद हम बात करते हैं इनके न्यूट्रिशन की। देखो ध्यान देना, न्यूट्रिशन का जो मोड होता है वो कैसा होता है। सो न्यूट्रिशन के अगर मोड की आप बात करेंगे तो यहां पर याद रखें कि इनके न्यूट्रिशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? होलोजोइक होते हैं, ठीक है ना। इनके न्यूट्रिशन कैसे होते हैं? होलोजोइक होते हैं। और जनरली ये क्या करते हैं? कार्निवोरस नेचर को शो करते हैं। तो ये वाली बात आप ध्यान में रखेंगे न्यूट्रिशन को लेकर के। दूसरा कि यहाँ पर जो डाइजेशन होता है, देखो ध्यान देना, यहाँ पर जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सॉरी, हाँ, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। तो इस तरीके से आप यहां पर न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन के कंडीशन को ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात आती है रेस्पिरेशन की। याद रखेंगे रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है? जनरल बॉडी सरफेस से, क्लियर है। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो याद रखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में तो किसी भी तरीके का ऐसा सिस्टम अवेलेबल नहीं होता, लेकिन ये जो आप देखते हैं ओस्टिया और ऑस्कुलम, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड के लिए ना। और यहाँ पर जो सिस्टम मौजूद होता है ये क्या है? वाटर कैनाल सिस्टम है, ठीक है ना। जो सिस्टम प्रेजेंट होता है वो क्या है? वाटर कैनाल सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक, यानी कि यहाँ पर सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है वो एग्जैक्टली क्या है? वाटर है, ठीक है ना। जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो क्या है? वाटर है। और वाटर ही जो है वो सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ मटेरियल के लिए। सो जनरल बॉडी सरफेस की जब हम बात करेंगे, ये रेस्पिरेशन हो गया। अगर आप बात करते हैं एक्सक्रीशन की, ये सर्कुलेशन हो गया। अगर आप बात करते हैं एक्सक्रीशन की तो ये भी आपका क्या है? जनरल बॉडी सरफेस है। और ध्यान रखेंगे चूंकि ये मेराइन हैबिट को शो करते हैं, मेराइन हैबिटेट को शो करते हैं, इसीलिए इनका नेचर कैसा है? आमोनोटेलिक है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। सो इस तरीके से आपके पास न्यूट्रिशन होलोजोइक कार्निवोरस होते हैं, डाइजेशन इंट्रासेल्युलर है, रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू है, ठीक है ना। फिर यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम में ओस्टिया ऑस्कुलम का रोल होता है, एक वेल डेवलप्ड कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, जिसको आप स्पॉन्जोसिल कहते हैं ना। एक जो उसका जो कैनाल सिस्टम होता है उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्पॉन्जोसिल कहते हैं, स्पॉन्जोसिल कहते हैं। सो यहाँ पर वाटर कैनाल सिस्टम से ही सर्कुलेशन की पॉसिबिलिटी होती है। वाटर जो होते हैं वो सर्कुलेटरी फ्लूइड है। एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो ये जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं। और यहाँ पर क्या है? ये भी आमोनोटेलिक नेचर के होते हैं। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद बात आती है, देखो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो क्या है? नर्वस सिस्टम की बात आती है, ठीक है ना। सो नर्वस सिस्टम जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। सेंसरी सिस्टम भी जो होते हैं वो बेसिकली एब्सेंट होते हैं। तो यहां पर नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम का कोई रोल अवेलेबल नहीं होता। दूसरा कि यहां पर लोकोमोशन जो होते हैं वो भी अवेलेबल नहीं होते। ये कैसे होते हैं? सेसाइल नेचर के होते हैं ना। सबस्ट्रेटम पर अटैच होंगे ना, सबस्ट्रेटम पर अटैच रहते हैं, इनकी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती क्योंकि किसी भी तरीके का लोकोमोटरी सिस्टम या लोकोमोशन के लिए अवेलेबल ऑर्गन अवेलेबल नहीं होते ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें जो है वो यहां पर कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। देखो इंडोस्केलेटन जो है,
इंडोस्केलेटन जो है इनके पास दो चीजें हैं, एक यहां पर कैलकेरियस एस्पिक्यूल पाए जाते हैं, ठीक है, या फिर सिलेसियस एस्पिक्यूल पाए जाते हैं। कैलकेरियस एस्पिक्यूल बेसिकली CaCO3 के बने होते हैं, जबकि ये जो है वो सिलासिक एसिड के बने हुए होते हैं, ठीक है ना। सो यहां पर इंडोस्केलेटन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर कैलकेरियस एस्पिक्यूल और दूसरा जो है वो सिलेसियस एस्पिक्यूल ना, दो चीजों से मिलकर के ये बने हुए हैं ना, एक CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा जो है वो क्या है, सिलासिक एसिड है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात आती है इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ना, तो चलो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी बात कर ले। देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब आप बात करते हैं सो याद रखेंगे ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल, सॉरी ये कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल होते हैं इसका मतलब क्या हो गया, ये हर्माफोडाइट है, ठीक है। ये लार्वल स्टेज में इनका ग्रोथ होता है। सो इनके बहुत कॉमन से लार्वा जो होते हैं इसको क्या कहा जाता है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे, एम्फीब्लास्टुला लार्वा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, लार्वा सबका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी इनमें पाए जाते हैं भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाए जाएंगे। और यहां पर बेसिकली क्या होता है, यहां पर बेसिकली फ्रैगमेंटेशन और बडिंग। अच्छा, बडिंग की भी कंडीशन दो तरीके की होती है, एक जो होते हैं वो एक्सटर्नल बड होते हैं और दूसरा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनल बड। और इसी को कहा जाता है, देखो इसी का नाम है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैम्यूल फॉर्मेशन कहते हैं, गैम्यूल फॉर्मेशन। सो ये आप ध्यान में जरूर रखेंगे, ठीक है ना, गैम्यूल फॉर्मेशन की बात हम करेंगे। अब उसके बाद बात आती है, अब उसके बाद बात आती है इनके एग्जाम्पल के। अब इसके बाद इनकी बात आती है किसकी, एग्जाम्पल को लेकर के ना। सो अलग अलग किस्म के एग्जाम्पल की बात हम करेंगे, जैसे साइफा जिसको आप साइकॉन कहते हो, दूसरा स्पॉन्जिला, तीसरा यू स्पॉन्जिया जिसको आप क्या कहते हैं, बाथ स्पंज कहते हैं, बाथ स्पंज कहते हैं आप इसको, ठीक है। तो अलग अलग किस्म के कंडीशन है। उसके बाद एक दो नाम आपके पास और हैं, जैसे आप यूप्लैक्टिला की बात करते हैं, यूप्लैक्टिला की बात करते हैं जिसको कहा जाता है वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक है। सो अलग अलग नाम है, आप इन स्पंज के बारे में जानते हैं, आप इन स्पंज के कुछ स्पेसिफिक जो एग्जांपल्स हैं उनको याद रखेंगे, जैसे साइफा हो गया, इसको हम साइकॉन कहते हैं, स्पॉन्जिला ये बेसिकली क्या है, फ्रेश वाटर स्पंज है, यू स्पॉन्जिया जिसको बाथ स्पंज, ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं आपसे, यूप्लैक्टिला जिसको आप वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। सो अलग अलग किस्म के कंडीशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं ना। सो इस तरीके से स्पंज जो है उसको हम लोगों ने फाइनली कंप्लीट कर लिया। देखो एक चीज आपको समझना है यहाँ पर कि हमने बहुत सिंपल तरीके से स्पंज को कंप्लीट किया। देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है, मैं आपको ऐसे ही जल्दी से रिवाइज भी करा दे रहा हूँ, एक बार आप उस पॉइंट को जोड़ते जाइए। सबसे पहला हमने क्या देखा, जल्दी से देखो, सबसे पहले हमने देखा पोर बियरिंग एनिमल होते हैं, तो दो तरीके के पोर अवेलेबल हैं। पहला जो पोर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑस्टिया, जो न्यूमरस नेचर के होते हैं, जबकि दूसरा जो है उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्कुलम, जो सेंट्रली प्लेस्ड पोर है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई वो क्या है कि जो हैबिटेट है वो कैसा है, मेराइन है, केवल एक स्पंज को छोड़ करके जिसका नाम जिसका नाम स्पॉन्जिला है, जिसको आप फ्रेश वाटर स्पंज कहते हो। तीसरा जो हमने देखा वो क्या देखा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी प्लान, तो ये कैसा है, सेलुलर ग्रेड बॉडी प्लान है।
उसके बाद हमने बात करी किसकी, जर्म लेयर की, तो एसिलोमेट सॉरी जर्म लेयर की, तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अगर हम सिमेट्री की बात करेंगे तो एसिमेट्रिकल नेचर के होते हैं। अगर आप सेगमेंटेशन को ऐड कर दें तो यहाँ पर कोई सेगमेंटेशन की बात आप नहीं करेंगे, नो सेगमेंट्स। उसके बाद आप बात करते हैं किसकी, सिलोम की बात करें तो हमने एसिलोमेट बताई दी आपको। उसके बाद हम बात करते हैं इनके न्यूट्रिशन की। सो न्यूट्रिशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, होलोजोइक होते हैं, कार्निवोरस होते हैं और इंट्रासेलुलर डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं ये। उसके बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू इनका रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इनका एक सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो वाटर कैनाल के थ्रू होता है। वाटर कैनाल जो होते हैं वो सब इंटरकनेक्टेड फॉर्म में पाए जाते हैं और सेंट्रली प्लेस्ड वाटर कैनाल जो होता है उसको हम लोगों ने स्पॉन्जोसिल कहा, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी एक्सक्रीटरी सिस्टम की, मोनोटेलिक नेचर के होते हैं और यहाँ पर जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही ये वाटर ये अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने कहा कि बॉडी की जो लेयर होती है वो 2 लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं। आउटर जो होता है उसको हम डर्मल लेयर कहते थे या उसी को पिनाकोडर्म कहते थे, जो पिनाकोसाइड सेल से बने हैं, जबकि कोइनोडर्म जो है वो अंदर वाला सेल अंदर वाला लेयर है और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम गैस्ट्रल लेयर भी कहते हैं और किससे बना हुआ है, कॉलर सेल से या कोइनोसाइड सेल से बना है। उसके बाद बीच में एक स्पेस होती है, उस स्पेस में क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, अमीबोसाइटिक फ्लूइड होते हैं ये बेसिकली, और उसको हम क्या कहते हैं, मीजोग्लिया कहते हैं। चलो ये भी हो गया। उसके बाद हमने बात करी थी क्या, उसके बाद हमने बात करी कि भाई नर्वस सिस्टम या सेंसरी सिस्टम एब्सेंट होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन जो होते हैं वो कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात आती है, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो कि ये बाइसेक्सुअल नेचर के होते हैं, हर्माफ्रोडाइट के होते हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने करी कि इनके पास एक स्पेसिफिक लार्वा प्रेजेंट होता है जिसको एम्फीब्लास्टुला लार्वा, यानी डेवलपमेंट हमेशा इनडायरेक्ट होता है, ठीक है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आई तो बडिंग की बात आती है। 2 तरीके के बर्ड्स होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं, दूसरे इंटरनल होते हैं। इंटरनल बर्ड को हम गैम्यूल कहते हैं। फ्रैगमेंटेशन भी इसका दूसरा मेथड है एसेक्सुअल। हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है ना। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके पास क्या होता है, हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन। सो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, हाइपर यानी कि बॉडी के किसी पार्ट को अगर आप कट करें सो आप इससे नए क्या बना सकते हैं, नए पॉरीफेरा या नए स्पंज का फॉर्मेशन कर सकते हैं ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने ढेर सारे एग्जाम्पल देखे, जैसे साइफा देखा, साइकॉन जिसको कहते हैं, स्पॉन्जिला, ठीक है ना, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पंज कहते हैं आप ना, और यू प्लैक्टिला की बात आती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं ना। तो इस तरीके से हमने चीज़ों को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए फाइलम को लेकर के आएंगे और उस फाइलम को हम क्या कहते हैं, सिलिंड्रेट्स ना। तो आप इन फाइलम की स्टडी बहुत बेहतर तरीके से करें, बहुत जल्दी से आपको ये चीज़ें याद भी हो जाएंगी, मेमोराइज हो जाएंगी, इसलिए क्योंकि हमने पहले से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देख रखी है ना। सो आप नॉर्मल जो पढ़ाई है वो उसको जारी रखें, ठीक है ना। नीट का प्रिपरेशन जैसे आप करते हैं वैसे करें और बहुत मेहनत से करें ना, सो दैट कि आप ना बेहतर करें। देखो इनमें बहुत सारे सवाल आपको छोटे छोटे से मिल गए। आप जब आप 33 ईयर्स जब लगाएंगे, प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगाएंगे, मॉड्यूल्स लगाएंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि पॉरीफेरा के कितने सवाल आपसे बन पाए एग्जैक्टली, ठीक है ना। सो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप मेहनत से पढ़ें, ठीक है, और घर वालों का, अपने टीचर का, अपने समाज का नाम रोशन करें। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर जुड़ेंगे और नए फाइलम के साथ, जिसमें हम सिलिंड्रेटा के बारे में स्टडी एग्जैक्टली करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।